आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में मैं लिविंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं इसमें लिविंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लिविंग क्या है। तो लिविंग के कुछ कैरेक्टर हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, एक कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं। तो उसमें कुछ कैरेक्टर है। इसमें पहला कैरेक्टर ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा कॉन्शसनेस। ठीक है, तो इसमें मैं डील कर रहा हूँ पहला ग्रोथ कि ग्रोथ क्या है। तो देखिए ग्रोथ होता क्या है। तो ग्रोथ में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नंबर इंक्रीज कर रहा हो, मास इंक्रीज कर रहा हो या उसका साइज इंक्रीज कर रहा हो, तो या उसका वेट इंक्रीज कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रोथ लिविंग में हो रहा है कि नॉन लिविंग में भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला लिविंग। तो लिविंग में देख रहे हैं कि लिविंग में जो ग्रोथ हो रहा है, दो मेथड, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन के माध्यम से यहाँ पे लिविंग में ग्रोथ हो रहा है। जैसे प्लांट, एनिमल, ये सब में जो ग्रोथ होता है वो ये दो मेथड से होता है। तो इससे हम कहते हैं कि जो प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ हो रहा है जो इंटरनल ग्रोथ भी कहते हैं। प्लांट का जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्लांट और एनिमल ये दोनों में ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम नॉन लिविंग के बारे में बता रहा हूँ। तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है एक्युमुलेशन और डिपोजिशन। एक्युमुलेशन और डिपोजिशन और ब्रेक डाउन, ये चीज़ से नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ ये तीन चीज़ से हो रहा है। जैसे हम देखेंगे कि कोई सैंड के ऊपर सैंड, यानी नदी में जब जाइएगा, रिवर में जाइएगा, तो वहाँ पे देखिएगा कि कई सैंड के लेयर, कई बालू के लेयर उस पर एक्युमुलेट होते हैं। ठीक है, और डिपोजिशन भी होते हैं। एक्युमुलेशन और डिपोजिशन प्रोसेस से इसमें ग्रोथ होता है और माउंटेन में भी उसी तरह ग्रोथ होता है। ब्रेक डाउन में देखेंगे कि अगर कोई लकड़ी है, किसी वुड को लिए या किसी पेन को लिए
और उसका हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में उसे विभक्त किया, बांट दिया। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, यानी उसका नंबर में इंक्रीज हुआ। यहाँ पे नंबर में इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि उसका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही लिख दिया कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनका साइज में ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब कि उनका नंबर, मास, साइज, वेट, ये सारे चीज़ में अगर ग्रोथ हो रहा है तो हम समझेंगे कि किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है। तो मैं यहाँ देखूँगा कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? इसलिए कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग में ही नहीं हो रहा, नॉन लिविंग में भी हो रहा। तो हम कहेंगे कि ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ यहाँ पे समाप्त हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ सिर्फ इस लेक्चर में ही नहीं, आपका भी ग्रोथ होना चाहिए। जो स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनका भी ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई ऑनलाइन ऐसे स्टडी सेंटर हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास कई ऐसे हैं जो आपको पढ़ने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा लेक्चर में कोई फी नहीं। कोई भी गरीब स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखकर आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं अब कैरेक्टर दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच रिप्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म ऑफ इटसेल्फ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को अगर जन्म देते हैं तो उसे हम रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। अपने ही जैसे यानी दूसरा जैसा नहीं। जैसा कि अब ह्यूमन है तो ह्यूमन गाय के बच्चा को जन्म दे, ऐसा कोई नहीं। यहाँ पर इट सेल्फ का मतलब हुआ अपने ही जैसा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा अगर संतान को जन्म देता है तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं जिसको मैं कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हूँ और कुछ मैं जब डिस्कस करूँगा, जब क्लास
12th का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हैं। पहला एसेक्सुअल और दूसरा मेथड जो है वो सेक्सुअल। ये 2 मेथड हैं रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी पेरेंट यानी सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट जब करते हैं तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड हैं। फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन। ठीक है, ये सारे मेथड हैं और मेथड भी हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारे मेथड हैं। तो मैं इस सारे मेथड को डिस्कस क्लास 12th जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जैसे फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मास। ठीक है, बर्डिंग का जो एग्जांपल है हाइड्रा ईस्ट, रीजनरेशन प्लेनेरिया। ये नीट में कई बार पूछाते हैं कि प्लेनेरिया पर कई बार क्वेश्चन आए हैं कि प्लेनेरिया का जो है कैसा जनरेशन है, कैसा रिप्रोडक्शन करता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन के माध्यम से करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अमीबा और बैक्टीरिया में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ होता है, या तो उसको आप ग्रोथ कहिए या रिप्रोडक्शन कहिए, दोनों अमीबा और बैक्टीरिया में सेम माना जाता है। दूसरा डील कर रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन और सेल डिवीजन के माध्यम से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है असेक्सुअल एसेक्सुअल। कोई बाई चांस कहीं पूछ लेता है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल किसका एग्जाम्पल है, तो रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उलट कर कई लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है नो डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल, एस्टेरॉयड्स, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल इत्यादि। ये एग्जाम्पल है
एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन को, कि जैसे म्यूल वर्कर बी या स्टेराइल इनफर्टिलिटी कपल जिसे बांझ कहते हैं, तो क्या उन लोग लिविंग नहीं है? क्या उन लोग का बच्चा नहीं है तो वो मर जा रहे हैं? नहीं। तो ये सारे एक्सेप्शन है जिससे मैं इसे भी लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टर रिप्रोडक्शन भी समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन दूसरा कैरेक्टर भी समाप्त होता है। तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है, जो कि ऑल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलते हैं। लोग बोलते हैं कि सर जब कोई लैब में जाते हैं तो वहाँ पे तो रिएक्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे तो जब रिएक्शन होता है तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो मैं बता रहा हूँ कि जब किसी लैब में रिएक्शन कीजिएगा तो जो रिएक्शन का सामान है वो तो नॉन लिविंग है और जो रिएक्शन होता है वो लिविंग है। तो हम उसे ना तो लिविंग कह सकते हैं और ना नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो वो ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो मेटाबॉलिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है कि जब किसी सिंपल मॉलिक्यूल से जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेक होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स जब फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, ब्रेक नहीं फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म को हिंदी में उपचय कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म में कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O
जब फॉर्म होता है तो C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये प्रोसेस एनाबॉलिज्म है। दूसरा कैटाबॉलिज्म क्या है? तो कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो ये प्रोसेस कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म को हिंदी में अपचय कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म को हम हिंदी में अपचय कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिविंग के तीन कैरेक्टर को डिस्कस किया। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। या कोई काम कीजिए, किसी से मिलिए, किसी से जुलिए, किसी से बात कीजिए, तो आपको चेहरा पर कुछ इमोशन फील होता है। तो क्यों होता है? वो सारे चीज़ जो होते हैं रिएक्शन की वजह से होते हैं। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे आप कई फ्रेंड से मिलते हैं, जब बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग फ़ोन नहीं रख पाते हैं उस फ्रेंड से मिलने के दौरान। तो क्या है, वो इमोशन कहाँ से आया? वो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है उसी से तो आया है। यह सारे चीज़ इमोशनल की प्रक्रिया, हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं यहीं से आते हैं। ठीक है, जब आपकी खुशियाँ होती है, कई काम कर लेते हैं तो खुशियाँ आ जाती है। तो क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से खुशियाँ चेहरा पर झलकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टर डिस्कस कर दिया। अब मैं चौथा कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर। यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा लिखने में। देखिए, ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं इसे हाईलाइट कर दिया हूँ, क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जब देखा तो यहाँ पे आपको बताया कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे सेल बनते हैं, कई सेल बनते हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है
लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब मैं कैरेक्टर 5 बता रहा हूँ। कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लिविंग जो है, अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो लिविंग है। कहीं पे आपको देखने को मिल जाए कि रिस्पॉन्स हो रहा है या रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसे कह देंगे कि वो जो है वो लिविंग है, क्योंकि रिस्पॉन्स लिविंग करता है, नॉन लिविंग नहीं करता। अगर कोई आपको मारे पीटे तो आप रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, या तो उसे पकड़ लेते हैं या भाग जाते हैं। तो ये क्या है? ये तो आप रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि सर प्लांट रिस्पॉन्स किस प्रकार देता है? तो प्लांट भी रिस्पॉन्स देता है, उसे भी क्लोरोफिल और मिनरल्स, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, तो उसे ज़रूरत पड़ती है तो रिस्पॉन्स देता है। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि प्लांट भी रिस्पॉन्स करता है या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ह्यूमन में भी बहुत बड़ा यानी सेल्फ कॉन्शसनेस भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्शसनेस ह्यूमन में होता है। ये सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति कोमा में है, जब कोमा में है तो उसे हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? तो भाई मेरे, मैं ये बता रहा हूँ कि वो लिविंग है मेरे अनुसार। कई लोग कई चीज़ बोलते हैं, लेकिन मेरे अनुसार वो लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि उस व्यक्ति कोमा में तो ज़रूर है, लेकिन जब मेरा मेडिसिन का वो रिस्पॉन्स दे रहा है, जब मैं मेडिसिन दे रहा हूँ तो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति, वो पर्सन लिविंग है, क्योंकि मेरा मेडिसिन का रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कोमा वाला व्यक्ति भी क्या है? लिविंग है। आगे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कैसे है? डिफाइनिंग फीचर ये है कि नॉन लिविंग में ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलता है। नॉन लिविंग जो है वो कॉन्शियस नहीं होता है, उससे आप मारिएगा तो भागेगा नहीं। ये न कि आप मारने जा रहे हैं तो आपके डर से वो भाग जाए, वैसा नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस
ये जो 3 है वो डिफाइनिंग फीचर है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, उसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करता हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना चैनल नया बनाया हूँ, तो फर्स्ट स्टेज में तो परेशानियाँ होती है, कई परेशानियाँ आती है, ठीक है। बोलने में कई प्रकार की दिक्कत होती है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, मैं उससे सही कर दूंगा, ठीक है। और इसी के लेकर मैं हैंड राइटिंग अपने हाथों से लिखकर मैं इसे आपको दिया हूँ कि अगर कहीं भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो तो रिटन देखें, समझें, लेक्चर सुने, एक बार नहीं 2 बार सुने, समझें, कई बार सुने। आप जब तक आपका रिमेंबर नहीं होता है जब तक सुने, ठीक है। क्योंकि ये देखने का चीज़ है, एक बार नहीं 1000 बार देखें, देखने की चीज़ है, बार बार देखें, ठीक है। देखिए, देखने से कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका किसी प्रकार का मेरा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। जब मैं लेक्चर लोड करूँगा तो आप पर जब सब्सक्राइब रहेगा तभी मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, मैं ये बात और बताना चाहता हूँ कि कई लोग मेरा फ़ोन भी किए थे कि सर मेरा पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, नोटिफिकेशन में क्या करना है कि सब्सक्राइब का जो लाल बटन है वहाँ पे जाके आप क्लिक करें, दबाएं, फिर बेल का निशान आएगा जिसको घंटी कहते हैं आप लोग, ठीक है। मंदिर मस्जिद में आप लोग पूजा करने जाते होंगे तो वहाँ पे बेल का घंटी रहता होगा, तो उसी प्रकार घंटी का निशान आएगा, उससे आप दबाएं। उसके बाद जब उससे दबाएंगे तो ऑल का निशान आएगा, तो ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा सारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है। कई लोग के यहीं पे परेशानियां होती है, अब फ़ोन करते रहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो जाएगा, आप काम कीजिएगा, सही काम कीजिएगा तो जाएगा, क्योंकि सही आदमी का पहचान दूर से ही होता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपका बहुत ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को लोड किया हूँ, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा लेक्चर को देखते हैं, कई लोग देखे हैं, लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। इसी प्रकार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। इसलिए आज मैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है, ओके।